हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको रोज कहानी का लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी, इसका जीवन परिचय कराएंगे और साथ ही साथ रोज कहानी का आपको सारांश भी बताने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर का सिर्फ लेखक परिचय और सारांश को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाला हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। तो चलिए हम आपको सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि रोज क्या है, रोज चैप्टर क्या है। तो यह एक कहानी है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ द्वारा लिखा गया है। और यह कहानी जो रोज है, इसका नाम रोज क्यों पड़ा, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है, तो इस कहानी का नाम रोज पढ़ने का कारण यह है कि इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में मालती है और मालती का एक पुत्र है टीटी, जो हमेशा रोता रहता या सोता रहता था। उसको संभालने में एवं इसके पति का नाम था, मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो एक डॉक्टर था और वह गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता था। और गैंग्रीन नाम की बीमारी जो है नोकीले कांटे चुभ जाने से हो जाता था। अगर आपके मान लीजिए ये बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि गैंग्रीन बीमारी अगर आपके पैर में हो जाता है तो आपको जिंदा रहने के लिए आपको पैर को ही काटना पड़ेगा अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है। इतना खतरनाक बीमारी है गैंग्रीन। तो इसका शीर्षक का नाम पढ़ने का कारण यह है कि मालती जो है उसके पूरे दिन की रोज़ की जो दिनचर्या था, लेखक ने वही यहाँ पर दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मालती सुबह 6 बजे से उठकर रात 11 बजे तक सभी कामों में व्यस्त रहती है। रोज़ का जो उसका दिनचर्या था कि जब उसके पति आते थे तब उसको वह खाना खिलाती थी, उसके बाद वह खाना खाता था और अपने पुत्र की देखभाल करते रहता था। तो वह जो निम्न मध्य वर्ग की जो स्थिति थी, रोज की स्थिति थी, उसी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिस कारण से इस चैप्टर का नाम रोज पड़ा है। ये हो गया। और इसका नाम जो है ना, पहले इस रोज शीर्षक का नाम गैंग्रीन ही था, गैंग्रीन था। गैंग्रीन जो आप बताए थे अभी कि बीमारी है, यही पहले इसका नाम था। बाद में इसे रोज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब चलिए इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ के बारे में लेखक परिचय करते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं इसकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था। इसके माताजी का नाम बेंती देवी एवं पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता था। और यह भी पूछा जाता है कि इसके पिताजी का नाम क्या है, तो हीरानंद शास्त्री, और इसके नामों में भी हीरानंद आता है। आपको इस तरह से इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई है। उसके बाद इसके शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं तो इसकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ और 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास किया। 1925 में मैट्रिक, उसके बाद 1927 में इंटर और 1929 में फॉरेन कॉलेज लाहौर में बीए एमए लाहौर से किया। बीए भी किए और एमए भी किए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसकी कृतियाँ कुछ पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है, वो भी बता देते हैं यहाँ पर। तो इसका महत्वपूर्ण कृतियाँ रचनाएँ हैं छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी, उत्तर प्रियदर्शी इसका एक प्रमुख नाटक है जो पूछा जाता है। उसके बाद सदा नीरा अंतरा। इसके पश्चात और भी हैं जो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं कि इन्होंने जो है ना पहली कहानी जो है ना इलाहाबाद के स्कॉटर पत्रिका सेवा में इन्होंने प्रकाशित किया था। कब किया था, तो 1924 में। कहेगा इन्होंने पहली कहानी कब लिखा था, तो 1924 में इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखा था। और इसके प्रमुख रचनाएं में आता है एक नदी का द्वीप, नदी के द्वीप, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। नदी का द्वीप, ये भी आपको याद रखना है, 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अपने अपने अजनबी, ये भी इसके प्रमुख कहानी संग्रह में से हैं। लौटती पगडुंडियाँ, ये भी हैं। और जाके भग्नदूत, चिंता, इतलयम, हरी घास पर छनबर, यही बुझाता है। हरी घास पर छनबर किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी का। फिर है तार सप्तक, ये तार सप्तक के संपादक भी थे, याद रखिए। तार सप्तक आपको याद रखना है।
तार सप्तक के संपादक भी ये रह चुके हैं, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान रखिए, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक में 3 आता है, एक आता है तार सप्तक, एक दूसरा सप्तक, एक तीसरा सप्तक। ये तीनों प्रकाशित किए थे इन्होंने। पुरस्कार प्राप्त हुआ था और एक पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ये दोनों पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने गोरा का हिंदी अनुवाद अज्ञ जी ने ही किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गोरा था, जो लिखा हुआ था, उसका हिंदी अनुवाद अज्ञ जी ने ही किया था। फिर इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी। उसके बाद चलिए इसका जीवन परिचय जानने के पश्चात हम इसका अब सारांश जानते हैं। रोज कहानी का सारांश, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक ही कथावाचक है, अर्थात लेखक ही जो है मालती के पास दूर के रिश्तेदार के भाई के रूप में जाते हैं और उससे हाल समाचार पूछते हैं, और उसी वक्त इन्होंने इसका रचना भी किए थे। और पात्र भी है, मतलब इस कहानी का कथावाचक भी है और पात्र भी है, एक तरह के कैरेक्टर भी इस कहानी में लेखक जी हैं। मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई बहन का रिश्ता है। ये भी पूछा जाएगा कि मालती और लेखक के बीच किस तरह का रिश्ता था, तो भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन सहचार्य जनित, यहाँ देखिए सहचार्य जनित राग भी है। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाता है। 4 साल के बाद लेखक उसके घर जाता है मालती से मिलने के लिए। वहाँ वह मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। डॉक्टर पति महेश्वर नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना। उसके पति का नाम महेश्वर था, ये ध्यान रखना है, और वह एक डॉक्टर था जो नियमित समय से अस्पताल चले जाते थे और लौट कर आते थे। कांटा चुभने, देखिए वो आ गया, गैंग्रीन बीमारी का नाम आ गया। कांटा चुभने से गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काटकर इलाज करने की बात बताना। डॉक्टर साहब बताते थे कि जो गैंग्रीन के मरीज आते थे उसका तो कभी हाथ काटना पड़ता था तो कभी उसका पैर काटना पड़ता था। पुनः भोजन करके वापस जाना, फिर वो आते थे, जो दोपहर में है वो आते थे और भोजन करके वहाँ से चले जाते थे। मालती का पति के समय अनुसार सारे कार्य को निर्धारित करना, जो है ना, उसके पति के अनुसार मालती को सभी कामों को निर्धारित करते थे और करते थे उस काम को, और पति का इंतजार करना, नल से पानी आने के समय से प्रतीक्षा करना, जैसे रोज रोज के काम, और यहाँ तक कि रोते बिलखते बच्चे टीटी के प्रति भी एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि। तो ये सभी था मालती की दिनचर्या। वह अपने पति का इंतजार करता था, खाना खा लेने के बाद उसके आने का इंतजार करता था, और जो उसके यहाँ पानी का बहुत कमी था, पानी के लिए वह नल पर जो पानी आता था समय समय पर ही आता था, तो उसका प्रतीक्षा करता था, उसके लिए वह रुकता था, क्योंकि जब आता था तभी वह अपने बर्तन को धोते थे, सभी कामों को करते थे। तो इस तरह से उसके रोज के कामों को यहाँ पर दिखलाया गया, और उसका जो पुत्र था टीटी, वह भी रोते बिलखते रहता था। उसके बाद देखिए है, कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्य में जीवन कोई उत्सव या अवसर नहीं था। मतलब उसका जीवन जो है ना खुशी तरीके से व्यतीत नहीं हो रहा था। वहाँ एक मध्य वर्गीय जड़ता थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। मालती के पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का था। उसका नियम था कि डॉक्टर का कि समय से उसे हॉस्पिटल जाना और मरीजों का इलाज करना। लेखक को लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की थी, ये कब का जिद्दी लड़की हुआ करती थी, मतलब जब लेखक के समय, जब लेखक जो है ना मालती के साथ साथ पढ़ते थे, चंचल था, लड़ते थे, खेलते थे, लेकिन अभी जो है ना मालती में वो सभी खो सा गया है। लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यवर्गीय पत्नी की तरह
परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद मिलने आए उससे इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती, न खुशियाँ बताती, न दुख ही सजा करती। लेखक भी स्तब्ध और निःशब्द हो जाता है। मतलब लेखक के आने पर वह ना तो खुशी जाहिर करता है, ना ही उसके अंदर कोई दुख अपना सजा करती है। लेखक से मंत्रमुग्ध हो जाती है, अवाक हो जाती है, कुछ निःशब्द रहता है लेखक भी उसके साथ। उसके बाद है देखिए यहाँ पर कि जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, उसी तरह से मालती एक घंटे के साथ उस घर के ढेरों को आगे बढ़ाती चलती है। पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुका है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। मतलब जो है मालती जो है उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है और उस टुकड़े को वह पढ़ने लगती है। मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, मालती उसे पढ़ने लगती है। मतलब आम लाया था उसके पति जो है महेश्वर उस पेपर में, तो उस पेपर को उन्होंने पढ़ने लगा था। फिर लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी। तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊचर्या के बरकस खेलने कूदने की कल्पना करने के किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास ये आज एक मध्यवर्गीय गृहस्थीन की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं, जिनसे दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, जिनसे छनकर वह रोज यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए, जिनसे छनकर वह इस रोज की दुनिया के परे चले जाना चाहती है। लेकिन आधुनिकता जो मॉडर्न है के दबाव के व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है। जो आज की आधुनिक युग है उसके प्रति व्यक्ति जो है यंत्रवत हो जाता है, मतलब यंत्र की तरह कार्य करता है। आप देखते हैं कि आज के जीवन में जो भी मनुष्य है वह इस सांसारिक सुख में कार्यों में व्यस्त हो गया है। वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है, खुद के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। वह जीवन जीता नहीं ढोता है, जीवन को जीता नहीं है वह ढोता है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तित्व, अस्मिता और मशीनी जीवन के त्रसाद अंतर संघर्ष का आख्यान है। इस आधुनिक जीवन की जो खामियां हैं उसी को बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य इसी में उलझ कर रह जाता है और जो अच्छे सुख की प्राप्ति है वह नहीं कर पाता है। यह कहानी इसी को प्रदर्शित करता है। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।